हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर है वो है बिजनेस स्टैटिक्स, और बिजनेस स्टैटिक्स का आपका पेपर 2 और इसका लेक्चर 1 है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये ध्यान से देखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से बने हैं। फिर भी एक आध क्वेश्चन यदि मिसमैच हो या सही आंसर ना हो तो अपने बुक से रीड कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है कि काल श्रेणी विश्लेषण में पहला क्वेश्चन है कि काल श्रेणी विश्लेषण निम्नांकित से संबंधित है। जो काल श्रेणी विश्लेषण होता है किससे संबंधित है? मौसमी उच्चारण, उच्चारण नहीं है, उच्चावचन है, और दीर्घकालीन उच्चावचन, चक्रीय उच्चावचन, सभी इस सभी से। ऑप्शन डी सही। अगला कह रहा है कि काल श्रेणी विश्लेषण में न्यूनतम रीति का प्रयोग निम्नलिखित से संबंधित है। माने काल श्रेणी विश्लेषण में जो न्यूनतम वर्ग रीति है उसका प्रयोग किस विधि से संबंधित है? सेशनल वेरिएशन, लॉन्ग टर्म वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, ऑल ऑफ द एबव। तो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर सीधे 4 आ गया, 3 गायब हो गया। खैर कोई बात नहीं, सीरियल नंबर लगाने में गड़बड़ी हुई है। तो ये क्वेश्चन हमारा है, अगला है कि काल पियर्सन रीति का प्रतिपादन हुआ था। काल पियर्सन रीति का प्रतिपादन कब हुआ था? 1890 में। सहसंबंध का प्रमाण नहीं है। बताइए सहसंबंध का प्रमाण क्या नहीं है? सहसंबंध का ये ऑप्शन बी होगा। जब आर संभाव्य विवरण से कम हो तो वहाँ सहसंबंध का प्रमाण नहीं होता। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सहसंबंध सार्थक होता है। सहसंबंध कब सार्थक होता है? तो जब संभाव्य विवरण का तिगुना होता है तो सहसंबंध सार्थक होता है। अगला है कि निश्चयन गुणांक सहसंबंध गुणांक होता है। निश्चयन गुणांक सहसंबंध गुणांक कब होता है? इसका सिंबल होता है आर। इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि काल पियर्सन सहसंबंध गुणांक को दिखाया जाता है किस नाम से? आर के नाम से। फिर इसी तरह है कि संभाव्य विवरण की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें से कौन सा फार्मूले का प्रयोग किया जाता है? तो संभाव्य विवरण की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन है 0.6745। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है संगामी विचलन रीति का प्रतिपादन किया गया था। संगामी विचलन रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर संगामी द्वारा किया गया था। 11 नंबर है कि काल पियर्सन एक प्रसिद्ध थे। जो काल पियर्सन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? काल पियर्सन क्या थे भाई? एक प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री थे। ठीक है, आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन, एक चर के लिए सूचकांक रचना की विधि है। माने एक चर के लिए सूचकांक की रचना की विधि कौन कौन सी है? तो स्थिर आधार विधि है। अगला है 13 नंबर, श्रृंखला आधार रीति में आधार वर्ष होता है। श्रृंखला आधार रीति में जो आधार वर्ष जो माना जाता है वो चालू वर्ष के ठीक पहले वाला जो मूल्य होता है उसे 1 बाई 1 करके माना जाता है आधार वर्ष। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छा सूचकांक वह है जो संतुष्ट करता है। अच्छा सूचकांक वह है किस चीज़ को संतुष्ट करता है? समय उत्क्रमता परीक्षण, तत्व उत्क्रमता परीक्षण, ये कारक है, कारक को ही तत्व कहा जाता है। सर्कुलर टेस्ट, सभी। ऑप्शन सही है डी। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सहसंबंध गुणांक किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो जो सहसंबंध गुणांक होता है वो आर के द्वारा निरूपित किया जाता है, स्मॉल आर। सहसंबंध गुणांक, यदि गुणांक सहसंबंध बिल्कुल -1 के बराबर हो तो यह प्रभाव होगा। यदि सहसंबंध गुणांक -1 के बराबर होता है तो क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, नकारात्मक या ऋणात्मक प्रभाव होता है। एक समीकरण दिया गया है कि सरल सहसंबंध गुणांक का परिसर क्या है? सरल सहसंबंध का गुणांक का परिसर क्या होता है? ये ऑप्शन सही है, -1 लेस देन आर लेस देन 1। ठीक ना। अगला है कि रैंक सहसंबंध किसके द्वारा बनाया जाता है? रैंक जो सहसंबंध है वो स्पीयरमैन की विधि है। ठीक ना। अगला है 19 नंबर कि सहसंबंध विश्लेषण है एक। सहसंबंध जो विश्लेषण है क्या है? ये अविभाज्य विश्लेषण है, द्विचर विश्लेषण है, बहुभिन्न रूपी विश्लेषण है, ABC दोनों है। तो सही ऑप्शन है डी,
पीवीसी दोनों। अगला है स्पीयरमैन सहसंबंध का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। स्पीयरमैन सहसंबंध का जो प्रयोग होता है वो क्रमवाचक डेटा, क्योंकि इसमें जानते ही हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 मतलब हाई से लो की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेस्पीरे का सूचकांक किस पर आधारित है। लेस्पीरे का जो सूचकांक होता है वर्तमान और चालू मूल्य पर आधारित होता है। एक सूचकांक संख्या जो कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है उसे किस रूप में जाना जाता है। एक सूचकांक संख्या जो कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है उसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसे एक सामान्य प्रयोजन सूचकांक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है कि सर्वोत्तम फिटिंग प्रवृत्ति वह है जिसमें अवशिष्य के वर्गों का योग होता है। क्या होता है वो कम से कम होता है। अवशिष्य के वर्गों का योग कम होता है, माने कम से कम होता है। अगला कह रहा है कि संभाव्य सहसंबंध विश्लेषण में संभाव्य त्रुटि ... इंटू 0.6745 यदि हो तो वो किसके बराबर होती है, तो आपसे मैं बता दें कि वह सहसंबंध गुणांक के बराबर होती है। अगला है इंडेक्स नंबर का निर्माण सबसे पहले किया गया था। इंडेक्स नंबर का निर्माण 1764 में किया गया था। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन की सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला भारित सूचकांक है। सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाना भारित सूचकांक क्या कहलाता है। लेस्पीरे का इंडेक्स कहलाता है। सूचकांक बनाने के लिए सबसे अच्छा औसत है। सूचकांक बनाने के लिए सबसे अच्छा औसत क्या होता है बताइए। हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है। अगला है, थोड़ा सा स्क्रॉल करें, टाइम रिवर्स टेस्ट किसके द्वारा संतुष्ट होता है। टाइम रिवर्स टेस्ट किसके द्वारा संतुष्ट होता है। फीसर का आधार सूचकांक, मार्शल मूल्य सापेक्षों के साधारण जीएनपी किसके द्वारा होता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट सबके द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही है। सबसे उपयुक्त ट्रेड लाइन वह है जिसके लिए अवशिष्ट या त्रुटियों के वर्गों का योग है। सबसे उपयुक्त ट्रेड लाइन वह है जिसके लिए अवशिष्ट व त्रुटियों के वर्गों का योग है, तो सही ऑप्शन इसमें क्या दिख रहा है आपको, न्यूनतम। ठीक ना। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन कि समय श्रृंखला के ग्राफ को कहा जाता है। समय श्रृंखला के ग्राफ को क्या कहा जाता है, हिस्टोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति में निम्नलिखित आंदोलन है। क्या, चिकना, नियमित, स्थिर, सभी। तो सही ऑप्शन इसमें क्या दिखेगा, उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी सही है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि सूचकांक की गणना में आधार वर्ष हो सकता है स्थिर, कुछ वर्षों का औसत, श्रृंखला, तीनों। तो सही ऑप्शन है कि कुछ भी हो सकता है। सूचकांक की गणना में आधार वर्ष क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लिया जाता है। कुछ भी का मतलब जो कहा रहेगा। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि लेस्पीरे सूचकांक में प्रयुक्त भार होते हैं। लेस्पीरे सूचकांक में प्रयुक्त भार क्या होते हैं, आधार वर्ष की मात्रा। अगला है थोड़ा सर्दी हो गया है। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रीय परीक्षण संतुष्ट होता है। चक्रीय परीक्षण कब संतुष्ट होता है, पास्चे द्वारा, लेस्पीरे द्वारा, फीसर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मार्शल तथा एजवर्थ सूचकांक होता है। मार्शल एजवर्थ सूचकांक जो होता है वो लेस्पीरे और पासे को मिलाकर बनाया जाता है। अगला है चक्रीय परीक्षण विस्तार। चक्रीय परीक्षण किसका विस्तार है भाई, समय उत्क्राम्यता और तत्क्रमाम्यता दोनों परीक्षणों का मिलाकर होता है। अगला है कि यदि लेस्पीरे सूचकांक 125 तथा फीसर सूचकांक 132 हो तो पासे का सूचकांक कितना होगा। तो पासे का सूचकांक आपका 144 होगा। ऑप्शन डी सही, निकाल लीजिएगा अंडर रूट करके। अगला है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कौन सा कथन सत्य है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कौन सा कथन सत्य है, यह पूरे देश के लिए निकाला जाता है, गलत है। इसमें थोक मूल्य सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, गलत है। यह विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित नहीं है, ये सही है।
ये रुपये की क्रय शक्ति का माप करता है, ये गलत है। सही ऑप्शन है इसका सी। अगला है 39 नंबर कि फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहा जाता है क्योंकि। फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो सही इसका ऑप्शन होगा यह समय उत्क्रामकता परीक्षण को पूरा करता है, तत्व को पूरा करता है, या चक्री को पूरा करता है, या समय और तत्व दोनों को पूरा करता है। यही ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। अगला है पासे कीमत सूचकांक को भारांकित किया जाता है। पासे की कीमत सूचकांक को भारांकित किया जाता है, कैसे किया जाता है? चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर। ऑप्शन बी सही था। 41 नंबर है कि रहन सहन के स्तर में होने वाले परिवर्तनों की माप की जाती है। रहन सहन माने लिविंग स्टैंडर्ड में होने वाले परिवर्तनों की माप किसके द्वारा की जाती है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारित कीमत सूचकांक की रचना के लिए चालू वर्ष की मात्रा का भार मापने का सुझाव दिया था? मैंने भारित कीमत सूचकांक की रचना में चालू वर्ष की मात्रा को भार मापने का सुझाव किसने दिया था? तो ऑप्शन बी सही है, लेस्पीरे ने। अगला है कि लेस्पीरे विधि आधारित होती है। लेस्पीरे विधि किस पर आधारित होती है? आधार वर्ष पे। वर्तमान वर्ष पर आधारित सूचकांक को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान वर्ष पर आधारित सूचकांक को लेस्पीरे विधि के नाम से जाना जाता है। अगला है 45 नंबर कि पारिवारिक बजट विधि का दूसरा नाम क्या है? पारिवारिक बजट विधि का दूसरा नाम है मूल्यानुपातों के भारांकित माध्य विधि। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फिशर का सूचकांक आधारित है। फिशर का सूचकांक किस पे आधारित है भाई? गुणोत्तर माध्य पर आधारित है। अगला है फिशर के सूचकांक में प्रयोग होता है। फिशर के सूचकांक में क्या प्रयोग होता है? लेस्पीरे और पासे दोनों का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला है कि एक चर के लिए सूचकांक रचना की विधि है। एक चर के लिए सूचकांक रचना की विधि क्या होती है? स्थिर आधार विधि। श्रृंखला आधार रीति में आधार वर्ष होता है। श्रृंखला आधार रीति में आधार वर्ष क्या होता है भाई? चालू वर्ष के ठीक पिछले वर्ष का मूल्य होता है। ये पीछे क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है कि एक अच्छा देशांकन वह है जो पूर्ण करता है। एक अच्छा देशांकन वह है जो पूर्ण करता है। क्या? समय, तत्व, चक्री और सभी। तो सही ऑप्शन है सभी। आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य 100 होता है। ठीक है ना। 52 नंबर में कह रहा है कि P1 क्या बताता है? तो P1 आपका क्या बताता है? चालू वर्ष की कीमत बताता है। ठीक है। उसी तरह P0 भी पूछ सकता है, Q1 भी पूछ सकता है, Q0 भी पूछ सकता है। अगला है 53 नंबर। एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि किसी वस्तु की कीमत जो 2005 में 150 थी, 2007 में 300 हो गई। 2015 के आधार वर्ष की तुलना में 2007 में मुख्यतः वृद्धि 100% हुई। अतः 2007 को आधार मानकर 2005 की कमी का प्रतिशत मान लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए भाई, बताइए? कितना लेना चाहिए? 2007 के आधार वर्ष मानकर 2005 में कमी का प्रतिशत कितना मानना चाहिए? 150। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। इसी तरह यह है कि यदि कीमत में 10% वृद्धि होने पर मजदूरी में 20% की वृद्धि हो तो वास्तविक मजदूरी में वृद्धि कितनी हुई? 10%। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। मिला लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सूचकांक जो वस्तुओं के सापेक्ष महत्व पर आधारित होता है कहलाता है। एक सूचकांक जो वस्तुओं के सापेक्ष महत्व पर आधारित होता है क्या कहलाता है? भारित सूचकांक, सरल समूहीकरण विधि, सरल मूल्यानुपात माध्य विधि। ये सभी तो सभी सही है। लेस्पीरे ने किसे भार के रूप में प्रयोग किया? लेस्पीरे ने आधार वर्ष की मात्रा को भार के रूप में प्रयोग किया। अगला है फिशर का सूत्र। फिशर का सूत्र किस औसत पर आधारित है? जो फिशर का सूत्र है वो गुणोत्तर माध्य पर आधारित है। किसके सूत्र को आदर्श सूत्र कहा जाता है? भाई फिशर के सूत्र को आदर्श सूत्र कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि
फीसर का सूचकांक किसको संतुष्ट करता है? तो फीसर का सूचकांक जो होता है वह समय उत्क्रमणता तत्व उत्क्रमणता दोनों को संतुष्ट करता है। ऑप्शन सी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन में है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक परिवर्तनों को मापता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक परिवर्तनों को मापता है। क्या चीज माप करता है? खुदरा कीमत, थोक कीमत, उत्पादनकर्ता के मूल्यों में, इन सभी। सही ऑप्शन है स। अगला है कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का मूल्य निम्नलिखित सीमाओं के मध्य होता है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का मूल्य निम्नलिखित सीमाओं के मध्य होता है। किन सीमाओं के मध्य होता है? तो जो ये होता है -1 से +1 के बीच होता है। ठीक है। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहसंबंध हो सकता है। सहसंबंध कैसे हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतंत्र, सभी। तो सही ऑप्शन है सभी। अगला है काल श्रेणी का नाम नहीं है। काल श्रेणी किसको नहीं कहा जाता है? बताइए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये मिस्टेक है। काल श्रेणी का नाम है, ये नहीं है। ठीक ना? क्वेश्चन ऐसे है, काल श्रेणी का नाम है। काल श्रेणी को समयानुसार श्रेणी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। नहीं हटा दीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतीपगमन विश्लेषण में यदि स्वतंत्र चर को किलोग्राम में मापा जाता है तो आश्रित चर को कैसे मापा जाता है? आश्रित चर कैसा होना चाहिए? तो जो आश्रित चर है इसमें कोई भी इकाई हो सकती है। ठीक ना? प्रतीपगमन विश्लेषण में स्वतंत्र चर को यदि किलोग्राम में मापा जाता है तो आश्रित चर कैसे भी हो सकती है। अगला है यदि सहसंबंध गुणांक 0.8 है तो व्याख्यात्मक चर में भिन्नता द्वारा समझाया गया प्रतिक्रिया चर में भिन्नता का प्रतिशत 23 है तो कितना % होगा? तो सही इसका ऑप्शन होगा 65 का 64% होगा। ठीक है ना? सॉल्व कर लीजिएगा इसको भी। 66 नंबर है कि यदि धनात्मक गुणात्मक यदि सहसंबंध गुणात्मक यदि सहसंबंध गुणांक एक धनात्मक मान है तो समाश्रण रेखा का ढलान कैसा होगा? तो समाश्रण रेखा का ढलान भी धनात्मक होगा। यदि सहसंबंध धनात्मक है तो उसका रिजल्ट भी धनात्मक आएगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगा। अगला है 67 नंबर। 67 नंबर में कह रहा है कि यदि निर्धारण का गुणांक 0.81 है तो सहसंबंध गुणांक कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन है या तो +0.9 या ये टाइपिंग ये भी मिस्टेक है। ठीक ना? प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, 10 नहीं होगा। ठीक ना? -0.9 होगा। ठीक ना? ऑप्शन बी सही है। ध्यान दीजिएगा, या तो +0.9 या -0.9 हो सकता है। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक ना? यहाँ पे 10.9 लिखा है वो गलत है, 10 की जगह पे वो माइनस होगा। अगला है कि यदि दो चरों का मान एक ही दिशा में चलते हो तो क्या होगा? जब दो चरों के मान एक ही दिशा में चलते हैं तो सहसंबंध हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 आधार वर्ष के लिए सूचकांक हमेशा माना जाता है। कितना माना जाता है? 100। सांख्यिकी में डेटा कितने प्रकार के होते हैं? सांख्यिकी में डेटा 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए सही है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। ठीक है। अगला है कि धनात्मक पूर्ण सहसंबंध होता है। धनात्मक पूर्ण सहसंबंध कैसे होता है भाई? +1 है। सहसंबंध की गणना की रीति नहीं है। सहसंबंध की गणना की कौन सी रीति नहीं है? कार्ल पियर्सन है, स्पीयरमैन है, संगामी है, फीसर वाला नहीं है। ठीक है। अगला है सहसंबंध का अभाव होता है। सहसंबंध का अभाव कब होता है भाई? विभिन्न बिंदु चारों ओर बिखरे हो, इनमें कोई निश्चित प्रविष्टि स्पष्ट न हो, उपयुक्त दोनों। तो सही स्थिति होती है यही वाला। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला है कि व्यवसाय में समृद्धि, मंदी और अवसाद एक उदाहरण है। व्यवसाय में समृद्धि, मंदी और अवसाद उदाहरण है। किस चीज़ के उदाहरण है? अनियमित प्रवृत्ति की। सॉरी, ऑप्शन दिया है अनियमित प्रवृत्ति, और देखते हैं ये इसका है
चक्रीय प्रवृत्ति का होगा, ठीक ना। उसमें 4 अवस्थाएं हैं, तो ये चारों अवस्थाएं चक्रीय प्रवृत्ति में पाई जाती है। 75 नंबर क्वेश्चन में है, धन निरपेक्ष प्रवृत्ति के मापन में चलती औसत कैसे होती है। धन प्रवृत्ति के मापन में चलती या चालू औसत कैसे होती है। तो सही ऑप्शन है समय श्रृंखला को सुचारू करने के लिए। अगला है, कारक उत्क्रमण परीक्षण संतुष्ट है। कारक उत्क्रमण परीक्षण संतुष्ट है, किससे संतुष्ट है, फीसर, कारण माने तत्व। अगला 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऋणात्मक सहसंबंध के उदाहरण होते हैं। ऋणात्मक सहसंबंध के उदाहरण है कि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु की मांग कम हो जाना, अर्थात बढ़ रहा है तो घट जाए तो बढ़ जाए, तो ऋणात्मक सहसंबंध। अगला है, आधार वर्ष के लिए सूचकांक हमेशा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगला है, यदि बहुलक 14 और मध्यमान 5 हो तो माध्यिका का मान क्या होगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, माध्यिका का मान 8 होगा। अगला, नमूना माध्यम है। नमूना माध्यम किस चीज़ का है भाई, सांख्यिकी का, सैंपलिंग। अगला है कि गुणात्मक डेटा के लिए उपयुक्त औसत है। गुणात्मक डेटा के लिए उपयुक्त औसत क्या होता है, माध्य होता है। गुणात्मक डेटा के लिए औसत क्या होता है, गुणात्मक डेटा के लिए औसत क्या होता है, माध्यिका होती है, ठीक है। अगला है 82 नंबर, ये सब दिया गया है, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका सही बहुलक होगा कि हमको लग रहा है 7 2 बार आया है तो 7 ही होगा। अगला है, काल श्रेणी में घटक होते हैं। काल श्रेणी में भाई कितने घटक होते हैं, तो काल श्रेणी में 3 घटक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। ये समांतर माध्य का है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर से भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब सेकंड ही का हो। तो इसका सॉल्व करेंगे तो 123.44 आएगा। अगला है, समुच्च की माध्यिका होती है। समुच्च मतलब ये नीचे डाटा दिया गया है, इसकी माध्यिका क्या होगी। तो सही आंसर है कि इसकी माध्यिका 44 होगी, ठीक है। ये सब फर्स्ट पेपर में पढ़े होंगे, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है 86 नंबर कि रैंक सहसंबंध का अधिकतम मूल्य होता है। रैंक सहसंबंध का अधिकतम मूल्य कितना होता है भाई, +1 तक होता है। ऋणात्मक सहसंबंध में क्या होता है, ऋणात्मक सहसंबंध में होता है कि जैसे जैसे x घटता है y भी घटता है, ठीक है। अगला है कि सिग्मा इक्वल टू, जब सिग्मा इक्वल टू +1 हो तो हमें क्या करना चाहिए। जब सिग्मा इक्वल टू +1 हो तो ऐसी स्थिति में ग्राफ पर सीधी रेखा निचले बाएं से ऊपरी दाएं की तरफ जाते हुए मिलती है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अगला है कि समय उत्क्रमण परीक्षण कब पूरा होता है। समय उत्क्राम्यता जो परीक्षण होता है कब पूरा होता है, ऑप्शन बी सही है, जब P01 का P10 में गुणा किया जाता है तो इक्वल टू 1 आता है, तो वहाँ समय उत्क्रमणता परीक्षण पूरा होता है। अगला है कि सहसंबंध गुणांक हमेशा किसके मध्य स्थित होता है। जो सहसंबंध गुणांक होता है वो हमेशा -1 से +1 के बीच होता है। 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चरों के मध्य सहसंबंध है। चरों के मध्य सहसंबंध क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। 2 रैंकों के मध्य अंतर का कुल योग बराबर होता है। दोनों रैंक, रैंकिंग 1 रैंकिंग 2, दोनों के बीच कुल अंतर कितना होता है, 0 का अंतर होता है, ठीक है। अगला है 93 नंबर कि सहसंबंध संदर्भित करता है। सहसंबंध क्या संदर्भित करता है, 2 चरों के बीच संबंध। अगला है सहसंबंध का अभिप्राय है। सहसंबंध का क्या अभिप्राय है भाई, चरों में कारण और परिणाम का संबंध होना, ठीक है। ये पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन एक था। अगला है कि काल श्रेणी मापन में प्रयोग होते हैं। काल श्रेणी मापन में क्या प्रयोग होते हैं, योज्य मॉडल, गुणात्मक मॉडल, दोनों। 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है काल श्रेणी का नाम नहीं है। बताइए काल श्रेणी का कौन सा नाम नहीं है। देखिए समयानुसार श्रेणी तो होता है, ये भौगोलिक जो श्रेणी होती है ये काल श्रेणी में नहीं। ऐतिहासिक श्रेणी और समयानुसार श्रेणी ये दोनों ही होती है, ठीक ना। तो पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है तो भौगोलिक श्रेणी होगा। अगला है योज्य मॉडल की मान्यता है। योज्य मॉडल की सही मान्यता क्या है, मतलब इस योज्य मॉडल का सही समीकरण क्या है।
तो योज्य मॉडल का सही समीकरण होता है O इक्वल टू, ऑप्शन बी सही है, O इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, याद रख लीजिएगा। अगला है 98 नंबर कि दीर्घकालीन प्रवृत्ति को मापने की विधि नहीं है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति को मापने की कौन सी विधि नहीं है भाई? चल माध्य विधि है, ये है, न्यूनतम वर्गरीति है, ये है, फीसर नहीं है, और माध्यक है, ये है, सी ऑप्शन सही है। अगला है न्यूनतम वर्गरीति का सूत्र कौन है? भाई न्यूनतम वर्गरीति है जो उसका सूत्र क्या होता है? वाई सी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सी ऑप्शन सही है। और लास्ट 100 क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रीति द्वारा प्राप्त रेखा सर्वोयुक्त रेखा होती है? कौन सी रीति से? तो वो होता है न्यूनतम वर्गरीति से। इस तरह आप लोग का ये 100 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बहुत जल्दी ही में बनाया है। कैसे कि कल पेपर है, देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन शाम को भी भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चनों का हेल्प मिल जाए, कुछ आइडिया पता चल जाए कि पेपर कैसे आ सकता है, ठीक ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।